हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, आपके सामने शो हो रही है? यस मैम। जी मैम। स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो कल भी हमने थोड़ा सा इसको ब्रीफली देखा था कि मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हमने थोड़ी सी देखी थी। आज भी थोड़ा सा उसी के बारे में हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं उसी चीज को। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं डिटेल से कि ये जो लिपिड बायलेयर हमें नजर आ रही है ये किस टाइप की हो सकती है, इसमें कौन कौन से लिपिड्स हो सकते हैं। कि हमने लिपिड्स को डिफाइन करते हुए यही कहा था कि ये हाइड्रोजनस कंपाउंड हाइड्रोजनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। तो अब इसमें अगर आप मेम्ब्रेन लिपिड्स की ही बात करें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के गिर्द मेम्ब्रेन है। तो क्या सबके गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन बिल्कुल सेम है या कहीं कोई डिफरेंसेस हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन जो है वो कल भी हमने जिस तरह बात की कि ये इसमें इस लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और इसमें जो लिपिड्स हैं उनकी आपस में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि इस वजह से ये इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि इनका जो पोलर हेड्स है वो वाटर को फेस कर रहे होते हैं और जो इनके नॉन पोलर हेड्स हैं तो वो फिर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कोई इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा लिपिड्स के अलावा लिपिड्स के सरफेस पे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच होते हैं। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की भी जिस तरह से बात की थी कि वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, सेल सिग्नलिंग में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की हमने बात की थी कि वो प्रोटीन्स जो है वो गेटवेज चैनल्स प्रोवाइड करती हैं पोलर सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए क्रॉस द सेल, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसकी थिकनेस की बात की हुई है कि 6 नैनोमीटर 60 एंगस्ट्रॉम या 6 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है सेल मेम्ब्रेन की। और सेल के अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है जहाँ पे मुख्तलिफ सेल के जो साइटोसोल है उसमें साइटोसोल में ऑर्गेनेलिज पड़ी हैं, वो कंपार्टमेंट्स की सूरत में भी होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन की वजह से वो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और वहाँ पे फिर डिफरेंट रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन। और ये जो मेम्ब्रेन है ये बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती है कि पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन जो हैं उनको ये गुजरने नहीं देती। वजह ये होती है कि दरमियान में ये जो लिपिड बैरियर है, लिपिड की नॉन पोलर टेल्स हैं लिपिड्स की, इस वजह से कोई पोलर मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते और पोलर मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए यहाँ पे फिर प्रोटीन्स जो हैं वो गेटवे प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, ये कुछ थोड़ा बेसिक सा इसका था इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर हम लिपिड्स की बात करें, ये वही जो कल हमने फैटी एसिड्स की बात की कि इसमें पोलर हेड होता है और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। और जो पोलर हेड है एम्फीफेटिक प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, सॉरी जो फैटी एसिड है उसकी एम्फीफेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसमें हाइड्रोफिलिक जो है हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं इन नॉन पोलर टेल्स के एक दूसरे के साथ ही इंटरेक्ट कर रही हैं और जो पोलर है रीजन वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की ये जो पैकिंग नज़र आती है, पैक स्ट्रक्चर नज़र आता है, वो अरेंजमेंट ये जो है ये इसी वजह से है कि पोलर जो रीजन है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो एक दूसरे के सामने अरेंज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है जी। अरीज फातिमा। मैम लास्ट स्लाइड में ना नॉन कोविलेंट असेंबली ऑफ कार्बो ये प्रोटीन्स का नाम यूज हुआ है, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। मैम उसको थोड़ा उस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ये नॉन कोविलेंट असेंबलीज का मतलब यही है कि हमने कल पढ़ा था ना कि इसके ऊपर प्रोटीन्स एक तो सरफेस पे भी प्रोटीन्स होती हैं और कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं कि पूरी पूरी मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड होती हैं। तो चाहे वो इस तरह से इंसर्टेड हो मेम्ब्रेन की लेंथ के क्रॉस या सिर्फ सरफेस पे मोज़ेक सूरत में यानी इरेगुलरली प्लेस्ड सूरत में वो मौजूद हों, जो भी सूरत है उनके मौजूद होने की, अगर हम उनकी बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की कि वो प्रोटीन्स के साथ अटैच है या डायरेक्टली लिपिड्स के साथ अटैच है या ये लिपिड जो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं, इनमें से कोई भी चीज आपस में कोविलेंटली बॉन्डेड नहीं है, ठीक है।
ये सिर्फ इनकी पोलर और नॉन पोलर प्रॉपर्टीज की वजह से ये इनकी अरेंजमेंट है, ये इस तरह से असेंबल हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। मैम ये जो हम लोगों ने ये मेम्ब्रेन है हमारी, ऊपर पोलर है, पोलर हेड है और नीचे नॉन पोलर टेल है, तो मैम इस चीज का क्या फायदा है? इस चीज का फायदा ये है कि आपका जो साइटोसोल है, नहीं आप इसको गलत तरीके से समझिए, ऊपर हेड है और नीचे टेल नहीं है, ऐसा नहीं यस होता मैम। कि ये जो है ये हेड है और ये टेल है, फिर ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल यहाँ दरमियान में है, साइटोसोल दरमियान में है, सेल यहाँ पे है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन की यही यस मैम। कंपोजिशन है। इसी सूरत में मेम्ब्रेन पूरे सेल के गिर्द होती है। आप यूं समझिए कि एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ दरमियान में सेल आ गया, उसका साइटोसोल आ गया, न्यूक्लियस आ गया, और नीचे फिर ऐसी मेम्ब्रेन हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक शीट की सूरत में इसी तरह से ये मौजूद होती है सेल के लिए। अब ये मूवमेंट को ये बैलेंस कर रही होती है, मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती है। ये जो हम कहते हैं ना कि सेमी परमिएबल है, तो ये बड़ी गलत टर्म है। सेमी परमिएबल नहीं होती। सेमी परमिएबल का तो मतलब है ना कि कुछ चीजों को जाने दे रही है और कुछ को नहीं जाने दे रही है, कभी जाने दे यस रही है मैम। कभी नहीं जाने दे रही है। ये यस मैम। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और इसकी वजह यही होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की, इसका स्ट्रक्चर। अब जिस तरह से हमारे जो साइटोसोल है, वहां पे तो डिफरेंट आयंस मौजूद हैं, बड़े प्रीशियस आयंस मौजूद है वहां पे, ठीक है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहां भी मौजूद है। अब इसका मतलब अगर ये इस सूरत में ये अरेंज ना हो, जो ये इसकी अरेंजमेंट की है सूरत, कि नॉन पोलर जो पार्ट है वो एक दूसरे की समत हैं, और जो पोलर इसके हेड्स हैं वो एक तो ये साइटोसोल को फेस कर रहा है ना, जो अंदर वाला हिस्सा है पोलर, और बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक को फेस कर रहा है, सेल के बाहर जो जगह है उसको फेस कर रहा है, और एक सेल की मेम्ब्रेन की जो अंदरूनी सरफेस है वो सेल साइटोसोल को फेस कर रही है। अब जो वहां से मूवमेंट होनी है सेल के अंदर से बाहर की तरफ, अगर तो ये सेमी परमिएबल होती तो कोई भी चीज बाहर चली जाती, बाहर से कोई भी चीज अंदर आ जाती, ठीक है, कहीं न किसी न किसी जगह से। सेमी परमिएबिलिटी का तो ये मतलब है, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। ये बड़ा कंट्रोल करके किस चीज को अंदर लेके आना है उसको आने देती है, और जिन चीजों को अंदर नहीं लेके आना उनको ही आने देती है। अब ये फर्ज करें कि यहाँ से ये आयन, हमने कहा कि पोलर हेड से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन कुछ आयन जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो साइटोसोल में बड़े वाइटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए, तो उनके लिए फिर यहाँ पे चैनल्स बने होते हैं, प्रोटीन चैनल्स। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और उसकी वजह ये है कि इसका ये स्ट्रक्चर है। अगर ये फ्रीली परमिएबल हो या ये सेमी परमिएबल हो, तो इसमें से तो फिर कुछ भी अंदर आ जाए, कुछ भी बाहर चला जाए, जो सेल की एक बाकायदा साइटोसोल की कंपोजिशन है वो तो इंटैक्ट रह ही नहीं पाएगी। तो इसका यही, जैसा जिस चीज का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही उसका फंक्शन होता है, उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जिसका स्ट्रक्चर है ये इसके फंक्शन से रिलेट करता है, ये सेल के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको इंटैक्ट रखता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो आयंस हैं, कोई भी कंपोनेंट अंदर से बाहर फ्रीली कोई अंदर आ रहा है और कोई जा रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, इस तरह नहीं होते। बल्कि सिलेक्ट बाहर कोई अंदर कोई चीज बेशक ज्यादा मौजूद है, सेलुलर मैट्रिक्स में वो चीज कम है, लेकिन मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल नहीं है कि अगर बाहर कम कंसंट्रेशन है तो अंदर से फ्रीली बाहर चला जाएगा, बाहर ज्यादा है तो फ्रीली अंदर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है साइटोसोल की उसको मेम्ब्रेन मेंटेन रखती है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, क्लियर हो गया आपको ये? यस मैम। अच्छा। अच्छा, बायोमेम्ब्रेन जो है ये एसिमेट्रिक होती है। ये जिस तरह से आपको नजर आ रही है ना, ये सिर्फ लिपिड्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर कहीं कहीं पे प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा जिस तरह ये एक सिमेट्री में है इसी तरह प्रोटीन्स के भी ऊपर एक लेयर हो, नहीं। मोज़ेक मॉडल होती है, इन धब्बों की सूरत में कहीं कहीं पे मौजूद होती है, इरेगुलरली प्लेस। जिस तरह आप किसी का छट्टा मारते हैं ना किसी चीज पे, ठीक है, आपके हाथ में दाने, आप छट्टा फेंक दें, ठीक है, उनको स्पोरेडिकली आप फेंक दें, तो वो जो प्रोटीन्स है वो स्पोरेडिकली प्लेस्ड होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है ऊपर से। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो भी कुछ कुछ प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रोटीन के साथ अटैच होंगे।
और वो कुछ लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर लिपिड के साथ अटैच होंगे, तो एसिमेट्रिक इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर इनके कंपोनेंट्स ऑफ टू फेसेस ऑलवेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि एक ये फेस है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फेस कर रहा है मेम्ब्रेन का, और एक ये इसकी सरफेस है जो साइटोसोल को फेस कर रही है। तो ऐसा नहीं होता कि दोनों सरफेसेस बिल्कुल सेम होती हैं। जो इसकी बाहर वाली सरफेस है उसके ऊपर हमें ग्लाइकोलिपिड्स भी नजर आते हैं, उसके ऊपर हमें प्रोटीन्स भी नजर आती हैं, लेकिन इंटरनल सरफेस के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से जो इसके कंपोनेंट्स हैं मेम्ब्रेन के, वो बाहर वाली सरफेस पे और होंगे, अंदर वाली सरफेस पे और होंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड फॉर्म्स द हाइड्रोफोबिक पार्ट। वो हमने देख लिया कि जो फैटी एसिड्स की चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, वो उसकी टेल बना रही है, और वो टेल ही हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अच्छा, हाइड्रोफिलिक मोइटीज मीन कंस्टिट्यूएंट, यानी उसका जो पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है इन लिपिड्स का, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा भी हो सकता है, कि वो सिंपल एक हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाए। हाइड्रोक्सिल आयन एट वन एंड ऑफ द स्टीरोल रिंग। स्टीरोल क्या है? ये लिपिड है। किस तरह का लिपिड होता है? ये रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। 4 रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ए बी सी डी, 4 रिंग्स फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे जो पहले 3 रिंग्स होते हैं ना, ए बी सी, वो तीनों उनमें वो हेक्सागोनल होते हैं, बेंजीन शेप्ड होते हैं, यानी उसमें 6 कार्बन होते हैं। लेकिन जो चौथा रिंग होता है ना, वो उसके अंदर 5 होते हैं कार्बन, ठीक है। तो वो जो स्टीरोल है, स्टीरोल के साथ यानी वो बेसिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और उसके साथ फिर मुख्तलिफ चीजें अटैच होती हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल का भी जो बेसिक ढांचा है ना, वो ये स्टीरोल होता है, ठीक है। फिर उसके साथ कोई बेस आके अटैच करती है, तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह जो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर भी जो लिपिड स्टीरोल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, उनके साथ बाज़ औक़ात सिर्फ एक ही चीज़ आके अटैच होती है उसको पोलर बनाने के लिए, और वो होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह कोई और, अब आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह बहुत कम्प्लेक्स बेसिस भी इस स्टीरोल रिंग के साथ अटैच हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पोलर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक हेड की बात कर रहे हैं, उसका बड़ा सिंपल सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है और वो बड़ा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करें कि जो पोलर मेम्ब्रेन है, ये बात भी हम कर चुके हैं कि उसको हम पोलर पार्ट को हम हेड कह रहे होते हैं और नॉन पोलर को हम टेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेम्ब्रेन लिपिड जो है उसको उनको जब हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ हेड ग्रुप, ठीक है, तो इस हेड ग्रुप में जो जो लिपिड्स होते हैं, जब हम उनकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं: फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल्स और आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मेम्ब्रेन तो सब में होती है ना, हर लिविंग बीइंग में, चाहे वो प्रोकैरियोट है, चाहे वो यूकैरियोट है, चाहे वो आर्कीबैक्टीरिया आपको याद होगा जब हमने एंजाइम्स की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे बात की थी, जो हार्ट स्प्रिंग में रहता है उसको हमने कहा था ये आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर आर्कीबैक्टीरियल ईथर लिपिड्स होते हैं, ठीक है, और वो इसी के अंदर होते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इनके अंदर ये लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और स्टीरोल,